स्वयं को जानना ही ज्ञान की शुरुआत है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप सुन रहे हैं सिंपल ऑडियो बुक ऑफ सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड बाय युवल नोह हरारी। प्रस्तावना। 25 लाख वर्षों से मनुष्य पृथ्वी पर तुच्छ जानवरों के रूप में रहते थे। लगभग 70,000 साल पहले मनुष्यों ने अचानक ग्रह पर हावी होना शुरू कर दिया, जिसमें संज्ञानात्मक क्रांति 70,000 साल पहले शुरू हुई, कृषि क्रांति 12,000 साल पहले और वैज्ञानिक क्रांति जो 500 साल पहले शुरू हुई शामिल हैं। मानवता के पूर्वज होमोसेपियंस या सेपियंस वास्तव में कम से कम 6 मानव प्रजातियों में से एक थे, जो एक बार सेपियंस के दुनिया भर में बसने के बाद गायब हो गए थे। तो 70,000 साल पहले ऐसा क्या हुआ जिससे एक आनुवांशिक उत्परिवर्तन ने सेपियंस को अचानक नई संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकसित करने में सक्षम बनाया? यह संज्ञानात्मक क्रांति थी। प्रकृति में जानवर केवल भौतिक घटनाओं का जवाब दे सकते थे, लेकिन सेपियंस ने काल्पनिक विचारों को बनाना और उन चीजों पर विश्वास करना सीखा जो वास्तव में भौतिक दुनिया में नहीं है। 70,000 से 12,000 साल पहले जब मनुष्य जंगलों में रहते थे, वे वनवासी अपेक्षा से हमसे आरामदेह और सुखद जीवन जीते थे। उन्होंने भोजन इकट्ठा करने के लिए सप्ताह में केवल 35 घंटे काम किया। उनका काम उत्तेजक था। वे हमारी जितनी बीमारियों से पीड़ित नहीं थे और उन्होंने घनिष्ठ समुदायों का गठन किया जहां अकेलापन दुर्लभ था। इस समय के दौरान सेपियंस दुनिया भर में फैल गए, जिससे वे जहां भी गए व्यापक रूप से पशु विलुप्त हो गए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश बड़े मार्सुपियल्स 45,000 साल पहले और अमेरिका के बड़े स्तनधारी जो 16,000 साल पहले लुप्त हो गए शामिल थे। जब 12,000 साल पहले कृषि क्रांति हुई तो मनुष्य उन क्षेत्रों के आसपास इकट्ठा होने लगे जहां जंगल में फसलें उगती थी। उन्होंने जल्द ही और अधिक फसलें लगाना शुरू कर दी और अपने आसपास और अधिक स्थायी बस्तियां बना ली। इस समय के आसपास अधिकांश मनुष्यों के लिए जीवन वास्तव में दयनीय हो गया था। उन्हें फसल उगाने के लिए कड़ी मेहनत करने में कई घंटे बिताने पड़े। उन्हें खेत में काम करने में मदद करने के लिए अधिक बच्चे पैदा करने पड़े। वे बीमारी फैलाने वाले तंग केव्स में रहते थे और वे जंगली फलों और मांस के पौष्टिक आहारों से एक अनाज के सीमित आहार में स्थानांतरित हो गए, जिससे वे जल्द ही कुपोषित हो गए। कृषक समाज में लोगों को अपनी फसलों के बारे में अत्यधिक चिंता का सामना करना पड़ा और वे आमतौर पर समग्र रूप से अधिक दयनीय थे। जीवन को आसान बनाने के इस सारे प्रयास खेती में स्थानांतरित होने से अधिकांश मानवता के लिए जीवन को कठिन बना दिया। मनुष्यों ने बड़ी संख्या में सहयोग करना शुरू करा क्योंकि उन्होंने कहानियां बनाना सीख लिया। मिथक, किंवदंतियां, धर्म और सामाजिक मूल्य या कल्पित आदेश, और वे उन लोगों पर भरोसा करते थे जो समान मिथकों में भी विश्वास करते थे। इस तरह के मिथक शक्तिशाली होते हैं क्योंकि लोग ऐसे काम करते हैं जैसे कि वे सच हों, लेकिन वे वास्तव में कभी भी सच नहीं होते। वे बने हुए होते हैं और वे हमेशा उन सभी के लिए निष्पक्ष नहीं होते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। एक बार जब एक मिथक स्थापित हो जाता है तो यह लोगों के दिमाग में इतना जम जाता है कि इससे बचना मुश्किल हो जाता है। अधिकांश कल्पित आदेश जैसे हिंदू जाति व्यवस्था, जातिवाद और पितृसत्ता पदानुक्रम स्थापित करते हैं। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से
दूसरों से श्रेष्ठ होते हैं। वैश्विक शक्ति के साथ तीन कल्पित आदेश, पैसा, साम्राज्य और धर्म, जो समान नियमों के तहत लोगों को एकजुट करते हैं। उनका मानना है कि कई समाज एक दूसरों के मूल्यों से नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी वे पैसे का उपयोग और आदान प्रदान करके सहयोग करते हैं। साम्राज्य लोगों को वश में करते हैं और मारते हैं, लेकिन वे लोगों को एक सामान्य संस्कृति, भाषा और सामाजिक नियमों के सेट के तहत एकजुट करते हैं। ईसाई धर्म और इस्लाम जैसे धर्म भी दुनिया भर के अलग अलग लोगों को एकजुट करते हैं। आज दुनिया पर राज करने वाले कुछ कल्पित आदेशों में पूंजीवाद जैसी आर्थिक प्रणालियां शामिल हैं। मुनाफा कमाने और धन उत्पन्न करने के लिए सामान बेचना, बनाना और खरीदना। मानवता ने अब तक जो कल्पित आदेश दिए हैं, वे जरूरी नहीं है कि सबसे अच्छे हों, उनसे बेहतर आदेश भी मौजूद हैं। ऐसा जानवर जिसका कोई महत्व तो नहीं था। तीन महत्वपूर्ण क्रांतियों ने इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया। लगभग 70,000 साल पहले संज्ञानात्मक क्रांति ने इतिहास की शुरुआत की। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व कृषि क्रांति ने इसे गति प्रदान की। वैज्ञानिक क्रांति, जो केवल 500 साल पहले शुरू हुई थी, इतिहास को अच्छी तरह से समाप्त कर सकती है और कुछ पूरी तरह से अलग शुरू कर सकती है। यह किताब बताती है कि कैसे इन तीन क्रांतियों ने इंसानों और उनके साथी जीवों को प्रभावित किया है। प्रागैतिहासिक मनुष्यों के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे गोरिल्ला, जुगनू या जेलीफिश की तुलना में अपने पर्यावरण पर अधिक प्रभाव डालने वाले तुच्छ जानवर थे। महज 6 मिलियन साल पहले एक अकेली मादा वानर की 2 बेटियां थी। एक सभी चिंपैंजी के पूर्वज बने, दूसरी हमारी अपनी दादी है। पीढ़ी दर पीढ़ी फ्लोर्स के लोग बौने हो गए। वैज्ञानिकों द्वारा होमो फ्लोरोसेंसिस के नाम से जाने जाने वाली यह अनोखी प्रजाति केवल 3.5 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच गई और इसका वजन 27 किलो से अधिक नहीं था। वे फिर भी पत्थर के औजारों का उत्पादन करने में सक्षम थे और कभी कभी द्वीप के कुछ हाथियों का शिकार करने में भी वे कामयाब रहे। हालांकि निष्पक्ष होने के लिए हाथी एक पौनी प्रजाति भी थे। आज लोमड़ियां, भालू और सुअरों की कई प्रजातियां हैं। 100 शताब्दी पहले पृथ्वी पर मनुष्यों की कम से कम 6 विभिन्न प्रजातियां चलती थी। वे हमारी वर्तमान विशेषता है, न कि बहुप्रजाति अतीत, जो अजीब है और शायद घटिया। 130 पाउंड वजन वाले स्तनधारियों के मस्तिष्क का औसत आकार 12 क्यूबिक इंच होता है। 25 लाख साल पहले सबसे पहले पुरुषों और महिलाओं का दिमाग लगभग 36 क्यूबिक इंच का था। आधुनिक सेपियंस 73 to 85 क्यूबिक इंच औसत मस्तिष्क के साथ काम करते हैं। निएंडरथल का दिमाग और भी बड़ा था। होमो सेपियंस में मस्तिष्क का शरीर के कुल वजन का लगभग 2 से 3% हिस्सा होता है, लेकिन जब शरीर आराम कर रहा होता है तो ये शरीर की 25% ऊर्जा की खपत करता है। पुरातन मनुष्यों ने अपने बड़े दिमाग के लिए 2 तरह से भुगतान किया। सबसे पहले उन्होंने भोजन की तलाश में अधिक समय बिताया। दूसरे, उनकी मांसपेशियां सिकुड़ गई। एक सीधी चाल के लिए सुकरे कूल्हों की आवश्यकता होती है, जो अम्बिलाइकल कॉर्ड को संकुचित करता है, और ये तब होता है जब शिशुओं के सिर बड़े और बड़े होते जा रहे होते हैं। गर्भ में मृत्यु मानव मादाओं के लिए एक बड़ा खतरा बन गई। जिन महिलाओं ने पहले जन्म दिया था, जब शिशु का मस्तिष्क और सिर अभी भी अपेक्षाकृत छोटा
और कोमल था, उन महिलाओं ने बेहतर प्रदर्शन किया और अधिक बच्चा पैदा करने के लिए जीवित रही। फलस्वरूप प्राकृतिक नियम के तहत पहले जन्म लेने वाले बच्चों के जिंदा रहने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और वास्तव में अन्य जानवरों की तुलना में मनुष्य समय से पहले पैदा होते हैं, जब उनकी कोई महत्वपूर्ण प्रणालियां अभी भी विकसित नहीं होती हैं। एक बछड़ा जन्म लेने के कुछ समय बाद ही घूम सकता है। एक बिल्ली का बच्चा अपनी माँ को अकेले ही चारा देने के लिए छोड़ देता है जब वह कुछ ही सप्ताह का होता है। मानव शिशु असहाय होते हैं, कई वर्षों तक भरण पोषण, सुरक्षा और शिक्षा के लिए अपने बड़ों पर निर्भर रहते हैं। प्रारंभिक पत्थर के औजारों के सबसे आम उपयोगों में से एक मैरों तक पहुंचने के लिए खुली हड्डियों को तोड़ना था। कुछ शोधकर्ताओं का यह मानना है कि यह हमारा मूल स्थान था। मानवता इतनी जल्दी शीर्ष पर चढ़ गई कि पारिस्थितिकी तंत्र को समायोजित करने का समय ही नहीं दिया गया, क्योंकि लंबी आंत और बड़ा दिमाग दोनों ही बड़े पैमाने पर ऊर्जा उपभोक्ता हैं। इसलिए दोनों का होना मुश्किल है। आंतों को छोटा करके और उनकी ऊर्जा खपत को कम करके अनजाने में खाना पकाने से निएंडरथल और सेपियंस के जंबो दिमाग का रास्ता खुल गया। जब होमो सेपियंस अरेबिया में उतरे तो अधिकांश यूरेशिया पहले से ही अन्य मनुष्यों द्वारा बसे हुए थे। उन्हें क्या हुआ? दो परस्पर विरोधी सिद्धांत हैं, इंटरब्रीडिंग थ्योरी। आकर्षण, सेक्स और मिलन की कहानी कहती है, जैसे जैसे अफ्रीकी उप्रवासी दुनिया भर में फैले, उन्होंने अन्य मानव आबादी के साथ प्रजनन किया और आज लोगों अंततः प्रजनन का परिणाम है। विरोधी दृष्टिकोण, जिसे प्रतिस्थान सिद्धांत भी कहा जाता है, एक बहुत ही अलग कहानी कहता है। असंगति, विद्रोह और शायद नरसंहार का भी सहिष्णुता या टॉलरेंस एक सेपियंस ट्रेडमार्क नहीं है। आधुनिक समय में त्वचा के रंग, बोली या धर्म में एक छोटा सा अंतर सेपियंस के एक समूह को दूसरे समूह को खत्म करने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है। क्या प्राचीन सेपियंस पूरी तरह से अलग मानव प्रजातियों के प्रति अधिक सहिष्णु रहे होंगे? यह अच्छी तरह से हो सकता है कि जब सेपियंस ने निएंडरथल का सामना किया तो इसका परिणाम इतिहास में पहला और सबसे महत्वपूर्ण जातीय सफाई अभियान था। ज्ञान का वृक्ष 70,000 से 30,000 साल पहले सोचने और संवाद करने के नए तरीकों की उपस्थिति संज्ञानात्मक क्रांति का गठन करती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने की जरूरत थी वह इंसानों के बारे में थी, न कि शेरों और हिरण के बारे में। हमारी भाषा गपशप करने के एक तरीके के रूप में विकसित हुई। इस सिद्धांत के अनुसार होमो सेपियंस मुख्य रूप से एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक सहयोग हमारे अस्तित्व और प्रजनन की कुंजी है। जहाँ तक हम जानते हैं, केवल सेपियंस ही संपूर्ण प्रकार की संस्थाओं के बारे में बात करते हैं जिन्हें उन्होंने कभी देखा या छुआ या सूंघा हुआ नहीं है। लेकिन कल्पना ने हमें न केवल चीजों की कल्पना करने बल्कि सामूहिक रूप से ऐसा करने में सक्षम बनाया है। इस तरह के मिथक सेपियंस को बड़ी संख्या में लचीले ढंग से सहयोग करने की अभूतपूर्व क्षमता प्रदान करते हैं। सेपियंस अत्यंत लचीली स्थिति में सहयोग कर सकते हैं, बल्कि अनगिनत संख्या में अजनबियों के साथ भी। इसलिए सेपियंस दुनिया पर राज करते हैं, जबकि चींटियां हमारा बचा हुआ खाना खाती हैं और चिंपैंजी को चिड़ियाघरों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं में बंद किया जाता है। समाजशास्त्रीय शोध से पता चला है
कि गपशप से बंधे हुए समूह का अधिकतम प्राकृतिक आकार लगभग 150 व्यक्ति है। अधिकांश लोग 150 से अधिक मनुष्यों के बारे में ना तो घनिष्ठ रूप से जान सकते हैं और ना ही प्रभावी ढंग से गपशप कर सकते हैं। कोई भी बड़े पैमाने पर मानवीय सहयोग, चाहे वह आधुनिक राज्य हो, मध्ययुगीन चर्च हो, प्राचीन शहर हो या पुरातन जनजाति, आम मिथकों में निहित है जो केवल लोगों के सामूहिक कल्पना में मौजूद है। दो कैथोलिक जो कभी भी नहीं मिले हैं, फिर भी एक अस्पताल बनाने के लिए धर्म युद्ध या पूल फंड पर एक साथ जा सकते हैं, क्योंकि वे दोनों मानते हैं कि भगवान ने मानव शरीर में अवतार लिया था और हमारे पापों को छुड़ाने के लिए खुद को सूली पर चढ़ाने की अनुमति दी थी। राज्य आम राष्ट्रीय मिथकों में निहित है। दो सब्र जो कभी नहीं मिले हैं, वे एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं, क्योंकि वे दोनों सब्रियाई राष्ट्र, सब्रियाई मातृभूमि और सब्रियाई ध्वज के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। न्यायिक व्यवस्था सामान्य कानूनी मिथकों में निहित है। दो वकील जो कभी नहीं मिले हैं, फिर भी एक पूर्ण अजनबी की रक्षा के प्रयासों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि वे दोनों कानूनी न्याय, मानवाधिकारियों के अस्तित्व में विश्वास करते हैं और फीस में भुगतान किया गया पैसा। ब्रह्मांड में कोई देवता नहीं है, कोई राष्ट्र नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई मानवाधिकार नहीं है, कोई कानून नहीं है और कोई न्याय भी नहीं है जो मनुष्य की सामान्य कल्पना से बाहर है। झूठ के विपरीत एक कल्पित वास्तविकता एक ऐसी चीज है जिस पर हर कोई विश्वास करता है, और जब तक यह सांप्रदायिक विश्वास बना रहता है, तब तक कल्पित वास्तविकता दुनिया में प्रबल होती है। कोई भी झूठ नहीं बोल रहा था जब 2011 में संयुक्त राष्ट्र ने मांग की कि लीबिया सरकार अपने नागरिकों के मानवाधिकारों का सम्मान करे। भले ही संयुक्त राष्ट्र, लीबिया और मानवाधिकार सभी हमारी उपजाऊ कल्पनाओं की उपज हैं, हमारे और चिंपैंजी के बीच वास्तविक अंतर पौराणिक गोंद है जो बड़ी संख्या में व्यक्तियों, परिवारों और समूह को एक साथ बांधता है। इस गोंद ने हमें सृष्टि का स्वामी बनाया हुआ है। एडम एंड ईव के जीवन का एक दिन, हमारी खाने की आदतें, हमारे संघर्ष और हमारी कामुकता सभी हमारे शिकारी दिमाग के, हमारे मेगा शहरों, हवाई जहाज़ों, टेलीफोनों और कंप्यूटर के साथ हमारे वर्तमान पर्यावरण के साथ बातचीत करने का परिणाम है। यह वातावरण हमें किसी भी पिछली पीढ़ी की तुलना में अधिक भौतिक संसाधन और लंबा जीवन देता है, लेकिन यह अक्सर हमें अलग थलग, उदास और दबाव महसूस कराता है। यह समझने के लिए कि क्यों विकासवादी मनोवैज्ञानिक तर्क देते हैं हमें शिकारी संग्रहकर्ता दुनिया में तल्लीन करने की आवश्यकता है जिसने हमें आकार दिया, वह दुनिया जिसमें हम अवचेतन रूप से अभी भी निवास करते हैं। यहाँ तक कि कई वर्तमान मानव संस्कृतियाँ भी हैं जिनमें सामूहिक पितृत्व का अभ्यास किया जाता है। उदाहरण के लिए, बारी भारतीयों के बीच ऐसे समाजों की मान्यताओं के अनुसार एक बच्चे का जन्म किसी एक पुरुष के शुक्राणु से नहीं होता है, बल्कि एक महिला के गर्भ में शुक्राणु के संचय से होता है। एक अच्छी माँ कई अलग अलग पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने का मुद्दा बनाएगी, खासकर जब वह गर्भवती हो, ताकि उसका बच्चा न केवल सबसे अच्छे शिकारी के गुणों और पितृ देखभाल का आनंद ले, बल्कि सबसे अच्छे कहानीकार, सबसे मजबूत योद्धा और सबसे विचारशील प्रेमी का आनंद ले सके। अगर यह मूर्खतापूर्ण लगता है तो ध्यान रखें
कि आधुनिक भ्रूण संबंधी अध्ययनों के विकास से पहले लोगों के पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था कि बच्चों को हमेशा एक ही पिता द्वारा जन्म दिया जाता है, न कि कई विद्वान इस सिद्धांत को जोरदार तरीके से खारिज करते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि मोनोगैमी और एकल परिवारों का गठन दोनों ही मुख्य मानव व्यवहार हैं। यद्यपि प्राचीन शिकारी संग्रहकर्ता समाज आधुनिक समाजों की तुलना में अधिक सांप्रदायिक और समतावादी थे, इन शोधकर्ताओं का तर्क है, फिर भी वे अलग अलग कोशिकाओं से बने थे, जिनमें से प्रत्येक में ईर्ष्यालु जोड़े और वे बच्चे थे जो आम थे। स्टोन एज को अधिक सटीक रूप से वुड एज कहा जाना चाहिए, क्योंकि प्राचीन शिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकांश उपकरण लकड़ी से बने होते थे। होमोसेपियंस के जीवन के प्राकृतिक तरीके के बारे में गर्मागर्म बहुत मुख्य बिंदुओं को याद करती है। संज्ञानात्मक क्रांति के बाद से सेपियंस के लिए जीवन का एक भी प्राकृतिक तरीका नहीं रहा है। कुछ सबूत हैं कि औसत सेपियंस मस्तिष्क को आकार वास्तव में फोर्जिंग की उम्र से कम हो गया है। उस युग में जीवित रहने के लिए सभी से शानदार मानसिक क्षमताओं की आवश्यकता थी। जब कृषि और उद्योग साथ आए तो लोग जीवित रहने के लिए दूसरों के कौशल पर अधिक से अधिक भरोसा कर सकते थे और नए बेवकूफ़ों के लिए आला खुल गए। जब जलवाहक या असेंबली लाइन कार्यकर्ता के रूप में काम करके अगली पीढ़ी तक जीवित रह सकते हैं और अपने अचूक जीन को पारित कर सकते हैं। औसत जीवन प्रत्याशा स्पष्ट रूप से केवल 30 से 40 वर्ष थी, लेकिन यह मुख्य रूप से बाल मृत्यु दर की उच्च घटनाओं के कारण था। जिन बच्चों ने इसे खतरनाक पहले वर्षों में बनाया था, उनके पास 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने का एक अच्छा मौका था और कुछ ने इसे अपने 80 के दशक में भी बनाया। आधुनिक वनवासियों के बीच 45 वर्षीय महिलाएं एक और 20 साल जीने की उम्मीद कर सकती हैं और लगभग 5 से 8% जनसंख्या 60 से अधिक है। प्राचीन वनवासी भी संक्रामक रोगों से कम पीड़ित थे। कृषि और औद्योगिक समाजों जैसे चेचक, मीजल्स और टीबी से ग्रस्त अधिकांश संक्रामक रोग पालतू जानवरों में उत्पन्न हुए और कृषि क्रांति के बाद ही मनुष्यों में स्थानांतरित हुए। बाढ़ जैसे ही उन्होंने समय में अपना कदम आगे बढ़ाया, उन्हें अज्ञात जीवों के एक अजीब ब्रह्मांड का सामना करना पड़ा, जिसमें 450 पाउंड और 6 फुट वाले कंगारू और एक मार्सुपियल शेर शामिल था, जो आधुनिक बाघ के रूप में विशाल था, जो महाद्वीप का सबसे बड़ा शिकारी था। पेड़ों में सरसराहट और शुतुरमुर्ग के दोगुने आकार के उड़ने वाले पक्षी मैदानी इलाकों में बिखरे हुए थे। ड्रैगन जैसी छिपकली और 7 फीट वाले सांप अंडरग्राउंड में 2.5 टन का विशाल डिप्रोटोडोन जंगल में घूमता था। 24 ऑस्ट्रेलियन जानवरों की प्रजातियां का वजन 100 पाउंड या उनसे अधिक था। 23 विलुप्त हो गई। लगभग 14,000 ईसा पूर्व पीछा उनमें कुछ को उत्तर पूर्वी साइबेरिया से अलास्का ले गया। बेशक वे नहीं जानते थे कि वे एक नई दुनिया की खोज कर रहे हैं। विशाल और मनुष्यों के लिए अलास्का साइबेरिया का एकमात्र विस्तार था। हालांकि लगभग 12,000 बीसी पहले ग्लोबल वार्मिंग ने बर्फ़ को पिघला दिया और एक आसान मार्ग खोल दिया। नए गलियारे का उपयोग करते हुए लोग पूरे महाद्वीप में फैलते गए, दक्षिण की ओर चले गए। 10,000 बीसी पूर्व तक मनुष्य पहले से ही अमेरिका में सबसे दक्षिणी बिंदु
महाद्वीप के दक्षिणी सिरे पर टीरा डेल फ्यूगो के द्वीप पर बसे हुए थे, लेकिन अब नहीं। सेपियंस के आगमन के 2000 वर्षों के भीतर इनमें से अधिकांश अनोखी प्रजातियां चली गई। वर्तमान अनुमानों के अनुसार उस छोटे अंतराल के भीतर उत्तरी अमेरिका ने बड़े स्तनधारियों की अपनी 47 प्रजातियों में से 24 को खो दिया। दक्षिण अमेरिका 60 में से 50 हार गया। शायद अगर अधिक लोगों को पहली लहर और दूसरी लहर के विलुप्त होने के बारे में पता होता तो वे तीसरी लहर के बारे में कम लापरवाह होते, जिसका वे हिस्सा हैं। यदि हम जानते हैं कि हमें कितनी प्रजातियों को पहले ही मिटा चुके हैं, तो हम उन लोगों की रक्षा करने के लिए और प्रेरित हुए जो अभी भी जीवित हैं। इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी। दक्षिण पूर्वी तुर्की, पश्चिमी ईरान और लीवेंट के पहाड़ी देश में कृषि के लिए संक्रमण लगभग 9500 से 8500 बीसी पूर्व शुरू हुआ। गेहूं और बकरियों को लगभग 9000 बीसी पहले पालतू बनाया गया था। मटर और मसूर को लगभग 8000 ईसा पूर्व पहले, जैतून के पेड़ को 5000 ईसा पूर्व, घोड़ों को 4000 ईसा पूर्व और अंगूर को 3500 ईसा पूर्व। पिछले 2000 वर्षों में कोई उल्लेखनीय पौधा या जानवर पालतू नहीं बनाया गया है। यदि हमारा मन शिकारियों का है तो हमारा भोजन प्राचीन किसानों का है। सेपियंस स्वादिष्ट ट्रफल खोज सकते थे और ऊनी मेमथ का शिकार कर सकते थे, लेकिन किसी भी प्रजाति को पालतू बनाना सवाल से बाहर था। आसान जीवन के एक नए युग की शुरुआत करने के बजाय कृषि क्रांति ने निश्चित रूप से मानव जाति के लिए भोजन की कुल राशि बढ़ा दी, लेकिन अतिरिक्त भोजन बेहतर आहार या अधिक अवकाश में तब्दील नहीं हुआ। इसके बजाय ये जनसंख्या विस्फोटों और लाड प्यार करने वाले कुलीनों में तब्दील हो गया। औसत किसान ने औसत चारागाह की तुलना में अधिक मेहनत की और बदले में उसे खराब आहार मिला। कृषि क्रांति इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी थी। अपराधी गेहूं, चावल और आलू सहित मुट्ठी भर पौधों की प्रजातियां थी। इन पौधों ने होमो सेपियंस को पालतू बनाया, ना कि इसके विपरीत। अस्तित्व और प्रजनन के बुनियादी विकासवादी मानदंडों के अनुसार गेहूं पृथ्वी के इतिहास में सबसे सफल पौधों में से एक बन गया है। नए कृषि कार्यों में इतना समय लग गया कि लोगों को अपने गेहूं के खेतों के बगल में स्थायी रूप से बसने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे उनके जीने का तरीका पूरी तरह से बदल गया। हमने गेहूं को पालतू नहीं बनाया है, इसने हमें पालतू बनाया है। एक किसान का जीवन शिकारी की तुलना में कम सुरक्षित होता है। गेहूं की खेती से प्रति इकाई क्षेत्र में बहुत अधिक भोजन मिलता है और इस तरह होमो सेपियंस को तेजी से गुणा करने में सक्षम बनाता है। यह कृषि क्रांति का सार है। बदतर परिस्थितियों में अधिक लोगों को जीवित रखने की क्षमता। कई स्तनधारियों की तरह मनुष्यों में हार्मोनल और आनुवंशिक तंत्र होते हैं जो प्रजनन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। अच्छे समय में महिलाएं पहले यौवन तक पहुंच जाती हैं और उनके गर्भवती होने की संभावना थोड़ी अधिक होती है। बुरे समय में यौवन देर से होता है और प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। लोगों ने अपने बच्चों को 3 से 4 साल अलग रखने की कोशिश की। महिलाओं ने अपने बच्चों को 24 घंटे और देर से उम्र तक दूध पिलाया। लगभग 24 घंटे चूसने से गर्भवती होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन जब तक वे उस उम्र तक पहुंचते हैं तब तक उनके पास बड़े बंधक स्कूल जाने वाले बच्चे उपनगरों में घर होते हैं जिनके लिए प्रति परिवार कम से कम
2 कारों की आवश्यकता होती है और यह भावना कि वास्तव में अच्छी शराब और विदेश में महंगी छुट्टियों के बिना जीवन जीने के लायक नहीं है। उन्हें क्या करना चाहिए? जड़ें खोदने के लिए वापस जाएं? नहीं, वे अपने इनकम को दोगुना करते हैं, प्रयास करते हैं और गुलामी करते रहते हैं। इतिहास के कुछ लौ कानूनों में से एक यह है कि विलासिता आवश्यकताएं बन जाती हैं और नए दायित्वों को जन्म देती हैं। एक बार जब लोगों को एक निश्चित विलासिता की आदत हो जाती है तो वो इसे हल्के में लेते हैं, फिर वे उस पर भरोसा करना शुरू करते हैं। अंत में वे एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां वे इसके बिना नहीं रह सकते। विकासवादी सफलता और व्यक्तित्व पीड़ा के बीच यह विसंगति शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक है जो हम कृषि क्रांति से प्राप्त कर सकते हैं। पिरामिड बनाना। कृषि क्रांति ने भविष्य को पहले से कई अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। किसानों को हमेशा भविष्य को ध्यान में रखना चाहिए और उनकी सेवा में काम करना चाहिए। आधुनिक युग के अंत तक 90% से अधिक मनुष्य किसान थे जो अपने बदन के पसीने से हर सुबह उठकर भूमि की ओर बढ़ते थे। उन्होंने जो अतिरिक्त उत्पादन किया उससे कुलीनों के छोटे से अल्पसंख्यक राजा, सरकारी अधिकारी, सैनिक, पुजारी, कलाकार और विचारक जो इतिहास की किताबें पढ़ते हैं को खिलाते हैं। इतिहास कुछ ऐसा है जो बहुत कम लोग करते रहे हैं, जबकि बाकी सभी लोग खेत जोत रहे थे और पानी की बाल्टियां ढो रहे थे। लोग आज विदेशों में छुट्टियों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं क्योंकि वो रोमांटिक उपभोक्तावाद के मिथकों में सच्चे विश्वासी हैं। स्वच्छंदतावाद हमें यह बताता है कि अपनी मानवीय क्षमता को अधिकतम लाभ उठाने के लिए हमारे पास जितने हो सकते हैं उतने अलग अलग अनुभव होने चाहिए। हमें अपने आप को भावनाओं के व्यापक स्पेक्ट्रम के लिए खोलना चाहिए। हमें विभिन्न प्रकार के संबंधों का नमूना लेना चाहिए। हमें विभिन्न व्यंजनों को आजमाना चाहिए। हमें संगीत की विभिन्न शैलियों की सराहना करनी सीखनी चाहिए। स्वच्छंदतावाद जो विविधता को प्रोत्साहित करता है, उपभोक्तावाद के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। उनके विवाह ने अनंत अनुभव के बाजार को जन्म दिया है जिस पर आधुनिक पर्यटन उद्योग स्थापित है। पर्यटन उद्योग उड़ान टिकट और होटल के बेडरूम नहीं बेचता है, यह अनुभव बेचता है। प्राचीन मिस्र के अभिजात वर्ग की तरह अधिकांश संस्कृतियां में अधिकांश लोग पिरामिड बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। इन पिरामिडों ने केवल नाम, आकार और आकार एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में बदलते हैं। उदाहरण के लिए वे एक स्विमिंग पूल और एक सदाबहार लॉन के साथ एक उपनगरीय कुटीर या एक आकर्षक दृश्य के साथ एक चमचमाता पेंट हाउस का रूप ले सकते हैं। कुछ उन मुद्दों पर सवाल उठाते हैं जो हमें पहली जगह में पिरामिड की इच्छा रखते हैं। इंटरसब्जेक्टिव एक ऐसी चीज है जो कई व्यक्तियों के व्यक्तिपरक चेतना को जोड़ने वाले संचार नेटवर्क के भीतर मौजूद है। यदि कोई अकेला व्यक्ति अपना विश्वास बदलता है या मर भी जाता है तो इसका कोई महत्व नहीं है। हालांकि यदि नेटवर्क में अधिकांश व्यक्ति मर जाते हैं या अपनी मान्यताओं को बदल देते हैं तो अंतर व्यक्तिपरक घटना उत्परिवर्तित या गायब हो जाएगी। मेमोरी ओवरलोड 3500 ईसा पूर्व और 3000 ईसा पूर्व के बीच कुछ अज्ञात सेमूरियन प्रतिभाओं ने अपने दिमाग के बाहर सूचनाओं को संग्रहित और संसाधित करने के लिए एक प्रणाली का आविष्कार किया जिसे बड़ी मात्रा में गणितीय डेटा को संभालने के लिए कस्टम निर्मित किया गया था। इस प्रकार सुमेरियों ने
अपनी सामाजिक व्यवस्था को मानव मस्तिष्क की सीमाओं से मुक्त कर दिया, जिससे शहरों, राज्यों और साम्राज्यों के प्रकट होने का रास्ता खुल गया। सैमुरियों द्वारा आविष्कृत डेटा प्रसंस्करण प्रणाली को लेखन कहा जाता है। सुमेरियों ने आधार 6 और आधार 10 अंक प्रणालियों के संयोजन का उपयोग किया। उनकी आधार 6 प्रणाली ने हमें कई महत्वपूर्ण विरासतें दी हैं, जैसे कि दिन को 24 घंटे में और सर्कल को 360 डिग्री में विभाजित करना। इतिहास के पहले ग्रंथों में कोई दार्शनिक अंतर्दृष्टि, कोई कविता, किंवदंतियाँ, कानून या यहाँ तक कि शाही विजय भी नहीं थी। वे नीरस आर्थिक दस्तावेज हैं। करों के भुगतान की रिकॉर्डिंग, ऋणों का संचय और संपत्ति का स्वामित्व। लेखन मानव चेतना की दासी के रूप में पैदा हुआ था, लेकिन तेजी से इसका स्वामी बनता जा रहा है। हमारे कंप्यूटरों को यह समझने में परेशानी होती है कि होमो सेपियंस कैसे बात करते हैं, महसूस करते हैं और कैसे सपने देखते हैं। इसलिए हम होमो सेपियंस को संख्याओं की भाषा में बात करना, महसूस करना और सपने देखना सिखा रहे हैं, जैसे कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है। इतिहास में कोई न्याय नहीं है। एक प्रसिद्ध हिंदू सृजन मिथक के अनुसार देवताओं ने एक आदमी प्राणी पुरुष के शरीर से दुनिया का निर्माण किया है। पुरुष की आंख से सूर्य, पुरुष के मस्तिष्क से चंद्रमा, उसके मुंह से ब्राह्मण, जिसका मतलब पुजारी होता है, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय, योद्धा, उसकी जांघों से वैश्य, किसान और व्यापारी, और शूद्र नौकर बने। अपने पैरों से देखो, औसत श्वेत नागरिक ने कहा। अश्वेत पीढ़ियों से स्वतंत्र हैं, फिर भी लगभग कोई काला प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर या बैंक टेलर भी नहीं है। क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि अश्वेत कम बुद्धिमान और मेहनती होते हैं? इस दुश्चक्र में फंसकर अश्वेतों को सफेद पोश नौकरियों के लिए नहीं रखा गया था, क्योंकि उन्हें बुद्धिमान समझा जाता था और उनकी हीनता का प्रमाण था अश्वेतों की कमी और सफेदपोश नौकरियां। इस तरह के दुश्चक्र सदियों और यहाँ तक कि सहस्त्राब्दियों तक चल सकते हैं। एक कल्पित पदानुक्रमक को कायम रखते हुए जो एक ऐतिहासिक घटना से उत्पन्न हुआ था। अन्यायपूर्ण भेदभाव अक्सर समय के साथ बदतर होता जाता है। बेहतर नहीं, पैसे से पैसा आता है और गरीबी से गरीबी, शिक्षा से शिक्षा आती है और अज्ञान से अज्ञान। एक बार इतिहास से पीड़ित होने के बाद फिर से पीड़ित होने की संभावना है, और जिन्हें इतिहास ने विशेष अधिकार दिए हैं उनके फिर से विशेष अधिकार प्राप्त होने की अधिक संभावना है। संस्कृति यह तर्क देती है कि वह केवल वही मना करती है जो अप्राकृतिक है, लेकिन जैविक दृष्टिकोण से कुछ भी अप्राकृतिक नहीं है। परिभाषा के अनुसार जो कुछ भी संभव है वह स्वाभाविक भी है। वास्तव में अप्राकृतिक व्यवहार जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाता है, बस अस्तित्व में नहीं रह सकता है। इसलिए इसे किसी निषेध की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी संस्कृति ने कभी भी पुरुषों को प्रकाश संश्लेषण करने से मना नहीं किया है। महिलाओं को प्रकाश की गति से तेज दौड़ने के लिए या नकारात्मक रूप से चार्ज किए गए इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने के लिए मना नहीं किया गया है, क्योंकि मिथक जीव विज्ञान के बजाय पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाएं, अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करते हैं। इसलिए मर्दानगी और नारीत्व का अर्थ एक समाज से दूसरे समाज में बहुत भिन्न है। सबसे आम सिद्धांत
इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं और उन्होंने अपनी अधिक शारीरिक शक्ति का उपयोग महिलाओं को अधीन करने के लिए मजबूर करने के लिए किया है। पहला, ये कथन कि पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक मजबूत हैं केवल औसतन सत्य है और केवल कुछ प्रकार की ताकत के संबंध में महिलाएं आमतौर पर पुरुषों की तुलना में भूख, बीमारी और थकान के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती हैं। कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो कई पुरुषों की तुलना में तेज दौड़ सकती हैं और भारी वजन उठा सकती हैं। महिलाओं को पूरे इतिहास में मुख्य रूप से उन नौकरियों से बाहर रखा गया है जिनमें बहुत कम शारीरिक प्रयास, जैसे पुरोहित, कानून और राजनीति की आवश्यकता होती है, जबकि वे खेतों, शिल्प और घर में कठिन शारीरिक श्रम में संलग्न होते हैं। यदि सामाजिक शक्ति को शारीरिक शक्ति या सहन शक्ति के सीधे संबंध में विभाजित किया गया था, तो महिलाओं को इससे कहीं अधिक मिलना चाहिए था। मनुष्यों के बीच शारीरिक शक्ति और सामाजिक शक्ति के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। अपने 60 के दशक में लोग आमतौर पर अपने विश्व दशा में लोगों पर शक्ति का प्रयोग करते हैं, भले ही टूटी मैथिंग्स अपने बड़ों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होते हैं। एक अन्य सिद्धांत यह भी बताता है कि मर्दाना प्रभुत्व ताकत से नहीं बल्कि आक्रामकता से उत्पन्न होता है। लाखों वर्षों के विकास ने पुरुषों को महिलाओं की तुलना में कहीं अधिक हिंसक बना दिया है। जहाँ तक नफरत, लालच और गाली का सवाल है, महिलाएं पुरुषों की बराबरी कर सकती हैं, लेकिन जब धक्का मारने की बात आती है तो सिद्धांत आ जाता है। पुरुष कच्ची शारीरिक हिंसा में शामिल होने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। यही कारण है कि पूरे इतिहास में युद्ध एक मर्दाना विशेष अधिकार रहा है। जैसा कि पुरुषों ने उपजाऊ महिलाओं को गर्भवती करने के अवसर के लिए एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की, एक व्यक्ति के प्रजनन की संभावना सबसे ऊपर अन्य पुरुषों को मात देने और हराने की उसकी क्षमता पर निर्भर करती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, अगली पीढ़ी के लिए इसे बनाने वाले मर्दाना जीन सबसे महत्वाकांक्षी, आक्रामक और प्रतिस्पर्धा पुरुषों से संबंधित थे। अपने स्वयं के अस्तित्व और अपने बच्चों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के पास पुरुष द्वारा निर्धारित की गई सभी शर्तों को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि वह इधर उधर रहें और कुछ बोझा साझा करें। जैसे जैसे समय बीतता गया, श्वेण जीन जिन्होंने इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाया, वे उन महिलाओं के थे जो विनम्र देखभाल करने वाली थी। विशेष रूप से समस्याग्रस्त यह धारणा है कि बाहरी मदद पर महिलाओं की निर्भरता ने उन्हें अन्य महिलाओं के बजाय पुरुषों पर निर्भर कर दिया है, और पुरुष प्रतिस्पर्धा ने पुरुषों को सामाजिक रूप से प्रभावशाली बना दिया है। बोनोबा और हाथी समाज सहकारी महिलाओं के मजबूत नेटवर्क द्वारा नियंत्रित होते हैं, जबकि स्वकेंद्रित और असहयोगी पुरुषों को किनारे कर दिया जाता है। इतिहास का तीर। डेमोक्रेट एक अधिक न्यायसंगत समाज चाहते हैं, भले ही इसका मतलब गरीबों, बुजुर्गों और कमजोरों की मदद के लिए कार्यक्रमों को निधि देने वाले इन करों को बढ़ाना हो। लेकिन यह व्यक्तियों की अपनी इच्छा के अनुसार अपना पैसा खर्च करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। अगर मैं अपने बच्चे को कॉलेज में पढ़ने के लिए पैसे का उपयोग करना पसंद करता हूँ, तो सरकार मुझे स्वास्थ्य बीमा खरीदने के लिए क्यों मजबूर करे? दूसरी ओर रिपब्लिकन
व्यक्तित्व स्वतंत्रता को अधिकतम करना चाहते हैं। भले ही इसका मतलब यह हो कि अमीर और गरीब के बीच आय का अंतर व्यापक हो जाएगा और कई अमेरिकी स्वास्थ्य देखभाल का खर्च उठाने में सक्षम नहीं होंगे। यदि तनाव, संघर्ष और अपूर्णीय दुविधाएं हर संस्कृति का मसला है, तो एक इंसान जो किसी विशेष संस्कृति से संबंधित है, उसे विरोधाभासी विश्वास रखना चाहिए और असंगत मूल्यों को ग्रहस्थ करना चाहिए। यह किसी भी संस्कृति की इतनी आवश्यक विशेषता है कि इसका एक नाम भी है, संज्ञानात्मक असंगति। संज्ञानात्मक असंगति को अक्सर मानव मानस की विफलता माना जाता है। वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। यदि लोग परस्पर विरोधी मान्यताओं और मूल्यों को धारण करने में असमर्थ होते हैं, तो शायद किसी भी मानव संस्कृति को स्थापित करना और बनाए रखना असंभव होता। आज हम पूरे ग्रह को एक इकाई के रूप में सोचने के आदी हैं, लेकिन अधिकांश इतिहास के लिए पृथ्वी वास्तव में अलग अलग मानव संसारों की एक पूरी आकाशगंगा थी। इस वैश्वीकरण के सबसे दिलचस्प उदाहरणों में से एक जातीय व्यंजन है। एक इटालियन रेस्टोरेंट में हम टोमेटो सॉस में स्पैगेटी खोजने की उम्मीद करते हैं। पोलिश और आयरिश रेस्टोरेंट में बहुत सारे आलू और अर्जेंटीना के रेस्टोरेंट में दर्जनों प्रकार की बीफ स्टिक और भारतीय रेस्टोरेंट में गर्म मिर्च के बिना कोई भी व्यंजन नहीं बन सकता। और किसी भी स्विस कैफ़े का मुख्य आकर्षण हॉट चॉकलेट होती है। लेकिन इनमें से कोई भी खाद्य पदार्थ उन देशों के मूल निवासी नहीं है। टमाटर, मिर्च और कोको मूल रूप से मैक्सिकन हैं। स्पेनियों ने मैक्सिको पर विजय प्राप्त करने के बाद यूरोप और एशिया पहुंचे। जूलियस सीजर और दाते एलिंगेरी ने कभी भी टोमेटो से भीगे हुए स्पैगेटी को अपने कांटों पर नहीं घुमाया। यहाँ तक कि कांटे का अभी तक आविष्कार ही नहीं हुआ था। विलियम टेल ने कभी चॉकलेट का स्वाद नहीं चखा और बुद्ध ने कभी भी मिर्च के साथ अपने भोजन को मसालेदार नहीं बनाया। आलू 400 साल पहले पोलैंड और आयरलैंड नहीं पहुंचे थे। 1499 में अर्जेंटीना में आप जो एकमात्र स्टेक प्राप्त कर सकते थे, वह एक लामा से था। व्यापारी, विजेता और भविष्यवक्ता वह पहले लोग थे जो दूधियाकारी, विकासवादी विभाजन, हम बनाम उन्हें को पार करने और मानव जाति की संभावित एकता की भविष्यवाणी करने में कामयाब रहे। व्यापारियों के लिए पूरी दुनिया एक बाजार थी और सभी इंसान संभावित ग्राहक थे। उन्होंने एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की जो सभी पर हर जगह लागू हो। विजेताओं के लिए पूरी दुनिया एक साम्राज्य थी और सभी इंसान संभावित विषय थे, और भविष्यवक्ताओं के लिए पूरी दुनिया में एक ही सच्चाई थी और सभी इंसान संभावित विश्वासी थे। उन्होंने भी एक ऐसा आदेश स्थापित करने के लिए कोशिश की जो हर जगह सभी के लिए लागू हो। पैसे की खुशबू। वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में हर दिन मोची और सेब उत्पादक को दर्जनों वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों को नए सिरे से सीखना होगा। यदि बाजार में 100 अलग अलग वस्तुओं का कारोबार होता है, तो खरीदारों और विक्रेताओं को 4950 विभिन्न विनिमय दरों को जानना होगा। और अगर 1000 अलग अलग वस्तुओं का कारोबार होता है, तो खरीदारों और विक्रेताओं को 4,90,000 अलग अलग विनिमय दरों को आपस में जोड़ना होगा। आप इसे कैसे समझते हैं? उदाहरण के लिए क्रिप्टो स्पेस की वर्तमान समस्या।
कुछ समाजों ने एक केंद्रीय वस्तु विनिमय प्रणाली स्थापित करके समस्या को हल करने की कोशिश की है, जो विशेषज्ञ उत्पादकों और निर्माताओं और उत्पाद एकत्र करती है और उन्हें उन लोगों को वितरित करती है जिन्हें उनकी आवश्यकता होती है। इस तरह का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध प्रयोग सोवियत संघ में किया गया था और यह बुरी तरह से विफल रहा। हर कोई अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करेगा और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्राप्त करेगा। व्यवहार में बदल गया। हर कोई जितना कम हो सके उतना काम करेगा और उतना ही प्राप्त करेगा जितना वे हड़प सकते हैं। अन्य अवसरों पर अधिक उदार और अधिक सफल प्रयोग किए गए। उदाहरण के लिए इंका साम्राज्य में फिर भी अधिकांश साम्राज्यों ने बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को जोड़ने का एक अधिक आसान तरीका खोजा। उन्होंने धन विकसित किया। पैसा, सिक्के और बैंक नोट नहीं, पैसा कुछ भी है जिसे लोग वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के उद्देश्य के लिए व्यवस्थित रूप से अन्य चीजों के मूल्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग करने के इच्छुक हैं। दुनिया में कुल धन लगभग 60 ट्रिलियन डॉलर है, फिर भी कुल सिक्कों और बैंक नोटों का योग 6 ट्रिलियन डॉलर से कम है। कुल धन का 90% से अधिक हमारे खातों में दिखाई देने वाले 50 ट्रिलियन डॉलर से अधिक केवल कंप्यूटर सर्वर पर मौजूद है। जब एक धनी किसान ने कौड़ी के गोले के लिए अपनी संपत्ति बेच दी और उनके साथ दूसरे प्रांत की यात्रा की, तो उसे यह भरोसा था कि उसके गंतव्य पर पहुंचने पर अन्य लोग उसे गोले के बदले चावल, घर और खेत बेचने को तैयार होंगे। पैसा तदनुसार आपसी विश्वास का एक प्रणाली है, ना कि केवल आपसी विश्वास की कोई प्रणाली। पैसा पारस्परिक विश्वास की अब तक की सबसे सार्वभौमिक और सबसे कुशल प्रणाली है। चांदी का शेकेल एक सिक्का नहीं था, बल्कि 0.3 औंस चांदी था। जब हम्मुराबी की संहिता ने घोषणा की कि एक श्रेष्ठ पुरुष जिसने एक दासी को मार डाला है, उसे अपने मालिक को 20 चांदी के शेकेल का भुगतान करना होगा, इसका मतलब था कि उसे 6 औंस चांदी का भुगतान करना होगा, ना कि 20 सिक्कों का। जालसाजी सिर्फ धोखा नहीं है, यह संप्रभुता का उल्लंघन है। राजा की शक्ति विशेषाधिकारों और व्यक्ति के खिलाफ तोड़फोड़ का कार्य नहीं है। कानूनी शब्द लैसे महिमा है और आमतौर पर यातना और मौत से दंडित किया गया था। भारतीयों को दिनार और सम्राट की छवि पर इतना दृढ़ विश्वास था कि जब स्थानीय शासकों ने अपने सिक्के को मारा तो उन्होंने रोमन सम्राट के चित्र के नीचे दिनार की नकल की। सिक्कों के लिए डेनरियस नाम एक सामान्य नाम बन गया। मुस्लिम खलीफाओं ने इस नाम को अरबीकरण किया और दिनार जारी किए। दिनार अभी भी जॉर्डन, इराक, सेर्बिया, मैसेडोनिया, ट्यूनीशिया और कई अन्य देशों में मुद्रा का आधिकारिक नाम है। शाही दर्शन। सबसे पहले उस पद के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आपको अलग अलग लोगों के एक महत्वपूर्ण संख्या पर शासन करना होगा। प्रत्येक की एक अलग सांस्कृतिक पहचान और एक अलग क्षेत्र होगा। दूसरा, साम्राज्यों को लचीली सीमाओं और समविति असुमिति भूख की विशेषता है। वे अपनी मूल संरचना या पहचान को बदले बिना अधिक से अधिक राष्ट्रों और क्षेत्रों को निगल और पचा सकते हैं। आज के ब्रिटिश राज्य की स्पष्ट सीमाएं हैं, जिन्हें राज्य की मूलभूत संरचना और पहचान के बदले बिना पार नहीं किया जा सकता। एक सदी पहले पृथ्वी पर
लगभग कोई भी स्थान ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन सकता था। विकास ने अन्य सामाजिक स्तनधारियों की तरह होमोसेपियंस को एक जेनेफोबिक प्राणी बना दिया है। सेपियंस सहज रूप से मानवता को दो भागों में विभाजित करते हैं, हम और ये। सूडान के दिनका लोगों की भाषा में दिनका का अर्थ है लोग। जो लोग दिनका नहीं है वे लोग नहीं हैं। दिनका के कड़वे दुश्मन नूर हैं। न्यूर भाषा में न्यूर शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है मूल लोग। उदारवाद और मुक्त व्यापार के जुड़वा सुषमाचारों को फैलाने के ब्रिटिश मिशन पर सूरज कभी अस्त नहीं हुआ। सोवियत संघ ने कर्तव्यबद्ध महसूस किया। कई अमेरिकी आजकल यह मानते हैं कि तीसरी दुनिया के देशों को लोकतंत्र और मानवाधिकारों को लाभ दिलाने के लिए उनकी सरकार की नैतिक अनिवार्यता है, भले ही ये सामान क्रूज मिसाइलों और F-16 द्वारा वितरित किए गए हों। भारत में वाणिज्यिक चाय की खेती 19वीं सदी के मध्य तक मौजूद नहीं थी, जब इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पेश किया गया था। यह दंभी ब्रिटिश साहब ही थे जिन्होंने चाय पीने की प्रथा का पूरा उपमहाद्वीप में फैलाया। धर्म का कानून। इस प्रकार धर्म को मानवीय मानदंडों और मूल्यों की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो एक अलौकिक व्यवस्था में विश्वास पर आधारित है। इसमें दो अलग अलग मानदंड शामिल हैं। एनिमिस्टों ने सोचा कि मनुष्य दुनिया में रहने वाले कई जीवों में से एक हैं। दूसरी ओर बहुत विविधियों ने तेजी से दुनिया को देवताओं और मनुष्यों के बीच संबंधों के प्रतिबिंब के रूप में देखा। वास्तव में अधिकांश बहुत्ववादी और यहाँ तक कि एनिमिस्ट धर्मों ने ऐसी सर्वोच्च शक्ति को मान्यता दी जो सभी विभिन्न देवताओं, राक्षसों और पवित्र चट्टानों के पीछे खड़ी है। शास्त्रीय ग्रीक बहुद्वेदवाद में जिउस, हेरा, अपोलो और उनके सहयोगी एक सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी शक्ति के अधीन थे, जो है भाग्य। बहुद्वैतवाद की मौलिक अंतर्दृष्टि जो इसे एकवचन से अलग करती है, यह है कि दुनिया हर शासन करने वाले सर्वोच्च शक्ति, हितों और पूर्वग्रहों से रहित है और इसलिए ये मनुष्यों की सांसारिक इच्छाओं, चिंताओं से असंबिंबित है। यूनानियों ने भाग्य पर कोई बलिदान नहीं किया और हिंदुओं ने आत्मा के लिए कोई मंदिर नहीं बनाया। इन छोटी शक्तियों में से कई अनिवार्य रूप से हैं, क्योंकि एक बार जब आप एक सर्वोच्च सिद्धांत की सर्वव्यापी शक्ति को विभाजित करना शुरू कर देते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से एक से अधिक देवताओं के साथ समाप्त हो जाएंगे। इसलिए देवताओं की बहुलता बहुद्वैतवाद को अंतर्दृष्टि, दूरगामी धार्मिक सहिष्णुता के लिए अनुकूल है, क्योंकि बहुद्वैतवादी एक और तो एक सर्वोच्च और पूरी तरह से निस्वार्थ शक्ति में विश्वास करते हैं और दूसरी ओर कई पक्षपातपूर्ण और शक्तियों में एक ईश्वर के भक्तों के लिए अन्य देवताओं के अस्तित्व और प्रभाव को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। बहुद्वैतवाद स्वाभाविक रूप से खुले विचारों वाला है और शायद ही कभी विधर्मियों और काफिरों को सताता है। कई मामलों में शाही अभिजात वर्ग ने स्वयं प्रजा के देवताओं और कर्म कांडों को अपनाया। रोमनों ने खुशी खुशी ईसाई देवी साइबेल और मिस्र की देवी आइसिस को अपने पंथ में जोड़ा। एकमात्र ईश्वर
जिसे रोमनों ने लंबे समय तक बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया था, वह ईसाइयों का एकेश्वरवादी और ससमुचार प्रचार करने वाला देवता था। रोमन साम्राज्य को ईसाइयों को अपने विश्वासों और रीति रिवाजों को छोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ी, लेकिन इसने उनसे साम्राज्य के रक्षक देवताओं और सम्राट की दिव्यता को सम्मान करने की अपेक्षा की थी। इसे राजनीतिक निष्ठा की घोषणा के रूप में देखा गया, जब ईसाइयों ने ऐसा करने से सख्ती से इनकार कर दिया और समझौता करने के सभी प्रयासों को अस्वीकार कर दिया, तो रोमनों ने राजनीतिक रूप से विश्वंद गुट के रूप में समझाए जाने वाले सताए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, और यह भी आधे मन से किया गया। फिर भी यदि हम इन सभी सताओं के सभी पीड़ितों को मिला दें, तो यह पता चलता है कि इन 3 शताब्दियों में बहुत्ववादी रोमियों ने कुछ हजार ईसाइयों से अधिक नहीं मारे। इसके विपरीत अगले 1500 वर्षों के दौरान प्रेम और करुणा के धर्म की थोड़ी भिन्न व्याख्याओं को बचाव करने के लिए ईसाइयों ने लाखों लोगों की हत्या कर दी। ईसाई संत केवल पुराने बहुत्ववादी देवताओं के समान नहीं थे, अक्सर वे भेष में या वही देवता थे। उदाहरण के लिए, ईसाई धर्म के आने से पहले सेल्टिक आयरलैंड की मुख्य देवी ब्रिगिड थी। जब आयरलैंड का ईसाईकरण हुआ, तो ब्रिगिड ने भी बपस्मिता वह सेंट ब्रिगिड बन गई, जो आज तक कैथोलिक आयरलैंड में सबसे सम्मानित संत है। पारसी लोगों ने दुनिया को अच्छे देवता अहूरा मज़दा और दुष्ट देवता अंग्रामेन्यू के बीच एक लौकिक लड़ाई के रूप में देखा। गौतम बुद्धा ने यह पाया कि इस दुश्चक से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था। यदि जब मन कुछ सुखद या अप्रिय अनुभव करता है, वह चीज़ों को वैसे ही समझता है जैसी वे हैं, तो कोई दुख नहीं है। यदि आप बिना लालसा के उदासी का अनुभव करते हैं कि उदासी दूर हो जाए, तो आप उदासी महसूस करते रहते हैं, लेकिन आप इससे पीड़ित नहीं होते हैं। वास्तव में दुख में समृद्धि हो सकती है। यदि आप बिना लालसा के आनंद का अनुभव करते हैं कि आनंद रुकता है और तीव्र होता है, तो आप अपने मन की शांति को खोए बिना आनंद का अनुभव करना जारी रखते हैं। उन्होंने अपनी शिक्षाओं को एक ही नियम में सम्मानित किया। दुख तृष्णा से उत्पन्न होता है। दुख से पूरी तरह मुक्त होने का एकमात्र तरीका तृष्णा से पूरी तरह से मुक्त होना है, और लालसा से मुक्त होने का एकमात्र तरीका मन को वास्तविकता का अनुभव करने के लिए प्रशिक्षित करना है। आधुनिक युग ने उदारवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, राष्ट्रवाद और नाजीवाद जैसे कई नए प्राकृतिक कानून धर्मों को उदय किया है। यदि कोई धर्म मानवीय मानदंडों और मूल्यों की एक प्रणाली है जो एक अलौकिक व्यवस्था में विश्वास पर आधारित है, तो सोवियत साम्यवाद इस्लाम से कम धर्म नहीं था। मानव जीव के आंतरिक कार्यों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को वहाँ कोई आत्मा नहीं मिली है। वे तेजी से यह तर्क देते हैं कि मानव व्यवहार स्वतंत्र इच्छा के बजाय हार्मोन, जीन और स्नेपन्स द्वारा निर्धारित किया जाता है। वही ताकतों जो चिंपैंजी, भेड़िए और चींटियों के व्यवहार को निर्धारित करती हैं। हमारी न्यायिक और राजनीतिक प्रणालियां बड़े पैमाने पर ऐसी असुविधाजनक खोजों को छुपाने की कोशिश करती हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी से हम कब तक जीव विज्ञान विभाग को
कानून और राजनीतिक विज्ञान के विभागों से अलग करने वाली दीवार को बनाए रख सकते हैं। सफलता का रहस्य। यह एक अकादमिक अनुशासन के रूप में इतिहास के विशिष्ट चिन्हों में से एक है। जितना बेहतर आप किसी विशेष ऐतिहासिक अवधि को जानते हैं, उतना ही यह समझाना कठिन हो जाता है कि चीजें एक तरह से क्यों हुई और दूसरी नहीं। स्तर 2 अराजकता। अराजकता है जो इसके बारे में भविष्यवाणियों को प्रभावित करते हैं और इसलिए कभी भी सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। उदाहरण के लिए, बाजार 2 स्तर की अराजक व्यवस्था है। मानविकी में अधिकांश विद्वान मैमेटिक्स का तिरस्कार करते हैं। इसे कच्चे जैविक उपमाओं के साथ सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को समझाने के एक शौकिया प्रयास के रूप में देखते हैं। लेकिन इनमें से बहुत से विद्वान मैमेटिक्स की जुड़वा मैमों के बजाय प्रवचनों के बारे में बात करते हैं। फिर भी वे संस्कृतियों को मानव जाति के लाभ के लिए बहुत कम सम्मान के साथ खुद को प्रचारित करने के रूप में देखते हैं। अज्ञान की खोज। लेकिन पिछले 500 वर्षों का सबसे उल्लेखनीय और निर्णायक क्षण 16 जुलाई 1945 को 5:30 पर आया। उस सटीक क्षण में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने न्यूयॉर्क, मेक्सिको के एलामोगाडो में पहला परमाणु बम विस्फोट किया। उस समय से मानव जाति में न केवल इतिहास के पाठ्यक्रम को बदलने की क्षमता थी, बल्कि इसे समाप्त करने की भी क्षमता थी। पूरे इतिहास में समाज 2 प्रकार की गरीबी से पीड़ित रहा है। सामाजिक गरीबी, जो कुछ लोगों को दूसरों के लिए उपलब्ध अवसरों को रोकता है, और जैविक गरीबी, जो भोजन और आश्रय की कमी के कारण व्यक्तियों के जीवन को खतरे में डालता है। शायद सामाजिक गरीबी को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन दुनिया भर के कई देशों में जैविक गरीबी अतीत की बात हो गई है। विज्ञान और साम्राज्य का विवाह। खगोलीविदों ने भविष्यवाणी की थी कि अगला शुक्र पारगमन 1761 और 1768 में होगा। इसलिए जितना संभव हो उतने दूर बिंदुओं से पारगमन का निरीक्षण करने के लिए यूरोप से दुनिया के चारों कोनों में अभियान भेजे गए। 1761 में वैज्ञानिकों ने साइबेरिया, उत्तरी अमेरिका, मेडागास्कर और दक्षिणी अफ्रीका से पारगमन देखा। कई संस्कृतियों ने आधुनिक युग से बहुत पहले दुनिया के नक्शे खींचे थे। जाहिर है, उनमें से कोई भी वास्तव से पूरी दुनिया को नहीं जानता था। कोई अफ्रो एशियाई संस्कृति अमेरिका के बारे में नहीं जानती थी और कोई भी अमेरिकी संस्कृति अफ्रो एशिया के बारे में नहीं जानती थी। लेकिन उपरिचित क्षेत्रों का बस छोड़ दिया गया था या काल्पनिक राक्षसों और चमत्कारों से भर दिया गया था। उन मानचित्रों में कोई रिक्त स्थान नहीं था। उन्होंने पूरी दुनिया के साथ एक परिचित का आभास दिया। 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय लोग ने बहुत सारी खाली जगहों के साथ दुनिया के नक्शे बनाना शुरू कर दिया। वैज्ञानिक मानसिकता के विकास के साथ साथ यूरोपीय साम्राज्यवादी अभियान का एक संकेत खाली नक्शे एक मनोवैज्ञानिक और विचारक सफलता थे। एक स्पष्ट स्वीकृति के यूरोपीय दुनिया के बड़े हिस्से से अनिभिज्ञ थे। अमेरिका की खोज वैज्ञानिक क्रांति की आधारभूत घटना थी। इसने न केवल यूरोपियन लोगों को पिछली परंपराओं पर वर्तमान टिप्पणियों के साथ समर्थन करना सिखाया, बल्कि अमेरिका को जीतने की इच्छा ने भी यूरोपियन लोगों को वैज्ञानिक गति से
नए ज्ञान की खोज करने के लिए बाध्य किया। एज़टेक साम्राज्य एक अत्यंत केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था थी और इस अभूतपूर्व स्थिति ने इसे पंगु बना दिया। मोंटेजुमा ने ऐसा व्यवहार करना जारी रखा जैसे कि उसने साम्राज्य पर शासन कर रखा हो और एज़टेक अभिजात वर्ग ने उसकी आज्ञा का पालन करना जारी रखा, जिसका अर्थ था कि उन्होंने कॉर्टेंस का पालन किया। यह स्थिति कई महीनों तक चली। उस समय के दौरान कॉर्टेंस ने मोंटेजुमा और उनके परिचारकों से पूछताछ की। विभिन्न स्थानीय भाषाओं में प्रशिक्षित अनुवादकों और एज़टेक साम्राज्य और विभिन्न जनजातियों, लोगों और शहरों से परिचित होने के लिए सभी दिशाओं में छोटे स्पेनिश अभियान भेजे गए। इसने यहाँ पर शासन किया। पूंजीवाद पंथ बैंकों को उनके पास वास्तव में मौजूद प्रत्येक डॉलर के लिए $10 ऋण देने की अनुमति है, जिसका अर्थ यह है कि हमारे बैंक खातों में सभी धन का 90% वास्तविक सिक्कों और नोटों द्वारा कवर नहीं किया गया है, क्योंकि क्रेडिट सीमित था। लोगों को नए व्यवसायों के विभोत्पादन में परेशानी हुई क्योंकि कुछ नए व्यवसाय थे। अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ी क्योंकि यह विकसित नहीं हुआ। लोगों ने यह मान लिया कि यह कभी नहीं होगा और जिनके पास पूंजी थी वे ऋण देने से सावधान थे। ठहराव की उम्मीद अपने आप पूरी हो गई। आज दुनिया में इतना साख है कि सरकारें, व्यापारिक निगम और निजी व्यक्ति आसानी से बड़े, दीर्घकालिक और कम ब्याज वाले ऋण प्राप्त कर लेते हैं, जो वर्तमान आय से कहीं अधिक है। स्मिथ ने निम्नलिखित उपन्यास तर्क किया। जब एक जमींदार, एक बुनकर या एक थानेदार को अपने परिवार को बनाए रखने की आवश्यकता से अधिक लाभ होता है, तो वह अपने मुनाफे को और बढ़ाने के लिए अधिक सहायकों को नियुक्त करने के लिए अधिशेष का उपयोग करता है। उसके पास जितना अधिक लाभ होगा, वह उतने ही अधिक सहायकों को नियुक्त कर सकता है। यह इस प्रकार है कि निजी उद्यमियों के मुनाफे में वृद्धि सामूहिक धन और समृद्धि में वृद्धि का आधार है। हालांकि यह सब अमीरों पर निर्भर करता है कि वह अपने मुनाफों का उपयोग नए कारखाने खोलने और नए कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए करते हैं, ना कि उन्हें गैर उत्पादक गतिविधियों पर बर्बाद करने के लिए। इसलिए स्मिथ ने एक मंत्र की तरह यह दोहराया है कि जब मुनाफा बढ़ेगा तो जमींदार या बुनकर अधिक सहायकों को नियुक्त करेंगे, और ना कि जब मुनाफा बढ़ेगा तो स्क्रूज अपने पैसे को एक छाती में जमा करेगा और इसे केवल अपने सिक्कों की गिनती के लिए निकाल देगा। महत्वपूर्ण हडसन नदी पर व्यापार को नियंत्रित करने के लिए WIC ने नदी के मुहाने पर एक द्वीप पर नए एम्स्टर्डम नामक एक बस्ती का निर्माण किया। उपनिवेश को भारतीयों ने धमकी दी थी और अंग्रेजों द्वारा बार बार हमला किया गया था, जिन्होंने अंततः इसे 1664 में कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने इसका नाम बदलकर न्यूयॉर्क कर दिया। भारतीयों और अंग्रेजों के खिलाफ अपनी कॉलोनी की रक्षा के लिए WIC द्वारा बनाई गई दीवार के अवशेष आज दुनिया की सबसे प्रसिद्ध सड़क वॉल स्ट्रीट द्वारा प्रशस्त किए गए हैं। 1830 के दशक के अंत में चीनी सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रतिबंध लगा दिया
लेकिन ब्रिटिश दबा व्यापारियों ने कानून की अनदेखी की। चीनी अधिकारियों ने ड्रग कार्गो को जब्त करना और नष्ट करना शुरू कर दिया। वेस्टमिंटर और डाउनिंग स्ट्रीट में ड्रग कार्टेल के करीबी संबंध थे। कई सांसदों और कैबिनेट मंत्रियों के पास वास्तव में दवा कंपनियों का स्टॉक था, इसलिए उन्होंने सरकार पर कार्रवाई करने के लिए दबाव डाला। 1840 में ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार के नाम पर चीन के विरुद्ध युद्ध की विधिवत घोषणा की। यह एक वॉकओवर था। अति आत्मविश्वास से भरे चीनियों का ब्रिटेन के नए आश्चर्यजनक हथियारों, स्टीमबोट, भारी तोपखाने, रॉकेट और रैपिड फायर राइफल्स के लिए कोई मुकाबला नहीं था। बाद की शांति के तहत चीन ब्रिटिश ड्रग व्यापारियों की गतिविधियों को बाधित नहीं करने और चीनी पुलिस द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करने के लिए वह सहमत हुआ। इसके अलावा अंग्रेजों ने यह मांग की और हांगकांग पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, जिसे वे मादक पदार्थों की तस्करी के लिए सुरक्षित आधार के रूप में उपयोग करने के लिए आगे बढ़े। हांगकांग 1997 तक ब्रिटिश के हाथों में रहा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लगभग 40 मिलियन चीनी देश की आबादी का 10वां हिस्सा अफीम के आदी थे। मुक्त बाजार पूंजीवाद के मरहम में यह मक्खी है। यह सुनिश्चित नहीं कर सकता है कि लाभ उचित तरीके से प्राप्त किया जाता है या उचित तरीके से वितरित किया जाता है। इसके विपरीत लाभ और उत्पाद बढ़ाने की लालसा लोगों की ऐसी किसी भी चीज के लिए अंधा कर देती है जो रास्ते में खड़ी हो सकती है। जब विकास किसी अन्य नैतिक विचारों से अप्रतिबंधित सर्वोच्च अच्छा बन जाता है तो यह आसानी से तबाही का कारण बन जाता है। कुछ धर्मों जैसे कि ईसाई धर्म और नाजीवाद ने लाखों लोगों को जलती हुई घृणा से मार डाला। पूंजीवाद ने लालच के साथ साथ ठंडी उदासीनता से लाखों लोगों को मार डाला है। अटलांटिक दास व्यापार अफ्रीकियों के प्रति नस्लवादी घृणा से उपजा में नहीं, शायद ही कभी सोचा हो। ना ही चीनी बागानों के मालिकों ने। कई मालिक अपने बागानों से बहुत दूर रहते थे और उनके द्वारा मांगी जाने वाली एकमात्र जानकारी लाभ और हानि के साफ सुथरे बहीखाते थे। उद्योग के पहिए सबसे पहले प्रोजेक्टाइल को आगे बढ़ने के लिए बारूद का उपयोग करने का विचार इतना प्रतिसहज था कि सदियों से बारूद का उपयोग मुख्य रूप से आग, बम बनाने के लिए किया जाता था। लेकिन अंततः शायद कुछ बम विशेषज्ञ के बाद मॉर्टर में बारूद केवल मसूल को बल के साथ बाहर निकालने के लिए तोपों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बारूद के आविष्कार और प्रभावी तोपखाने के विकास के बीच लगभग 600 वर्ष बीत गए। धातु का उसके अयस्क से अलावा अत्यंत कठिन और महंगा था। दशकों से एल्यूमीनियम सोने की तुलना में बहुत अधिक महंगा था। 1860 के दशक में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन III ने अपने सबसे विशिष्ट मेहमानों के लिए एल्यूमीनियम कटलरी रखी। कम महत्वपूर्ण आगंतुकों को सोने के चाकू और कांटों के साथ खाना पड़ता था। 2000 साल पहले जब भूम स्थागरीय बेसिन के लोग शुष्क त्वचा से पीड़ित थे तो उन्होंने अपने हाथों पर जैतून का तेल लगाया। हालों के आश्रय के लिए शिशु बंदरों ने कपड़ा माँ के लिए एक उल्लेखनीय
प्राथमिकताएं दिखाई। अपना अधिकांश समय उसके साथ बिताया। जब दोनों माताओं के पास पास रखा गया तो धातु माँ से दूध चूसने के लिए पहुंचने पर भी शिशुओं ने कपड़ा माँ का पकड़ रखा था। फालतू की विलासिता पर लापरवाही से, जबकि किसान एक एक पैसे का ध्यान रखते हुए मितव्ययी जीवन व्यतीत करते थे। आज मेज पलट गई है। अमीर अपनी संपत्ति और निवेश का प्रबंधन करने में बहुत सावधानी बरतते हैं, जबकि कम आय वाले लोग और टीवी खरीदने के लिए कर्ज में चले जाते हैं, जिनका उन्हें वास्तव में आवश्यकता तक नहीं होती है। एक स्थायी क्रांति, औद्योगिक क्रांति ने समय सारणी और असेंबली लाइन को लगभग सभी मानवीय गतिविधियों के लिए एक टेम्पलेट में बदल दिया। फैक्ट्रियों द्वारा अपने समय सीमा लागू करने की कुछ ही समय बाद मानव व्यवहार पर स्कूलों ने भी सटीक समय सारणी अपनाई। इसके बाद अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों और किराने की दुकान का स्थान आया। असेंबली लाइनों और मशीनों से रहित स्थानों में भी समय सारणी राजा बन गई। यदि कारखाने में शिफ्ट शाम 7 बजे समाप्त होती थी, तो स्थानीय पब व्यापार के लिए 5-2 तक खुला रहता था। औद्योगिक क्रांतियों से पहले अधिकांश मनुष्यों का दैनिक जीवन 3 प्राचीन फ्रेमों के भीतर चलता था: एकल परिवार, विस्तृत परिवार और स्थानीय अंतरंग समुदाय। अधिकांश लोग पारिवारिक व्यवसाय में काम करते थे, पारिवारिक खेत या पारिवारिक कार्यशाला। उदाहरण के लिए, या उन्होंने अपने पड़ोसियों को पारिवारिक विश्वासों में काम किया। परिवार कल्याण प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, निर्माण उद्योग, ट्रेड यूनियन, पेंशन फंड, बीमा कंपनी, रेडियो टेलीविजन, समाचार पत्र, बैंक और यहाँ तक कि पुलिस भी था। फिर भी पूरे इतिहास में ऐसे समुदायों ने कई दर्जन लोगों के अंतरंग समुदायों के लिए दूसरी भूमिका निभाई, जो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। अंतरंग समुदायों ने अपने सदस्यों की भावनात्मक जरूरतों को पूरा किया और सभी के अस्तित्व और कल्याण के लिए आवश्यक थे। पिछली 2 शताब्दियों में अंतरंग समुदाय सूख गए हैं। कल्पित समुदाय को भावनात्मक शून्य से भरने से जोड़ दिया गया है। ऐसे कल्पित समुदायों के उदय के लिए 2 महत्वपूर्ण उदाहरण राष्ट्र और उपभोक्ता जनजाति हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि कुछ पूर्ण स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय युद्ध जो कभी भी दुनिया में होते हैं, जैसे कि कुवैत पर इराकी आक्रमण, उन जगहों पर होते हैं जहां धन पुराने जमाने की भौतिक संपत्ति है। कुवैती शेख विदेश भाग सकते थे, लेकिन तेल क्षेत्र में रुक गए और कब्जा कर लिया गया, और उसके बाद वे खुशी से रहने लगे। हालांकि पिछले कुछ दशक मानवता के लिए अभूतपूर्व स्वर्ग युग रहे हैं। यह जानना जल्दबाजी होगी कि क्या यह इतिहास की धाराओं में एक मौलिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है या सौभाग्य की एक अल्पकालिक लहर का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खोज यह है कि खुशी वास्तव में धन, स्वास्थ्य या यहाँ तक कि समुदायों की वस्तुनिष्ठ स्थितियों पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि ये वस्तुनिष्ठ स्थितियों और व्यापीकृत अपेक्षाओं के बीच संबंध पर निर्भर करती है। यदि आप एक बैलगाड़ी चाहते हैं और एक बैलगाड़ी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप संतुष्ट हैं। यदि आप बिल्कुल नई फरारी चाहते हैं,
और केवल सेकंड हैंड फिएट प्राप्त करते हैं तो आप वंचित महसूस करते हैं। यही कारण है कि समय के साथ लॉटरी जीतने का लोगों की खुशी पर उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना कि एक दुर्बल कार दुर्घटना का। जब चीजें बेहतर होती हैं तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं और इसके परिणाम स्वरूप वस्तुनिष्ठ स्थितियों में नाटकीय सुधार भी हमें असंतुष्ट छोड़ सकते हैं। आखिरकार हमारे चिंपैंजी के चचेरे भाई शायद ही कभी धोते हैं और कभी अपने कपड़े नहीं बदलते हैं। ना ही हमें इस बात से घृणा है कि हमारे पालतू कुत्ते और बिल्लियां प्रतिदिन नहाते हैं या अपना कोट नहीं बदलते हैं। हम उन सभी को समान रूप से थपथपाते और गले लगाते और चूमते हैं। अगर खुशी उम्मीदों से निर्भर होती है तो हमारे समाज के दो स्तंभ मास मीडिया और विज्ञान उद्योग अनजाने में दुनिया के संतोष के भंडार को समाप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि विज्ञान सभी इलाज के साथ आता है। प्रभावी एंटी एजिंग थेरेपी और पुनर्योजी उपचार जो लोगों को अनिश्चित काल के लिए युवा रखेंगे। सभी संभावना में तत्काल परिणाम क्रोध और चिंता की एक अभूतपूर्व महामारी होगा। कुछ विद्वान मानव जीव रसायन की तुलना एक एयर कंडीशनर सिस्टम से करते हैं जो तापमान को स्थिर रखता है। हीट वेव या हिमपात आता है। घटनाएं क्षणिक रूप से तापमान को बदल सकती हैं, लेकिन एयर कंडीशनर सिस्टम हमेशा तापमान को उसी निर्धारित बिंदु पर लौटा देता है। बच्चे की परवरिश में शामिल काम लें। कनमैन ने यह पाया कि जब खुशी के क्षणों और कड़ी मेहनत के क्षणों की गिनती होती है तो बच्चे को उठाना एक अप्रिय मामला बन जाता है। इसमें बड़े पैमाने पर लंगोट बदलना, बर्तन धोना और गुस्से के नखरे से निपटना शामिल है जो कोई भी करना पसंद नहीं करता है। फिर भी अधिकांश माता पिता घोषणा करते हैं कि उनके बच्चे उनकी खुशी का मुख्य स्रोत हैं। क्या इसका मतलब यह है कि लोग वास्तव में यह नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है? वह एक विकल्प है। दूसरा यह है कि निष्कर्ष प्रदर्शित करते हैं। खुशी अप्रिय क्षणों पर सुखद का अधिरोध नहीं है, बल्कि खुशी के जीवन को उसकी संपूर्णता में सार्थक और सार्थक दिखने में निहित है। वैज्ञानिक जो यह कहता है कि उसका जीवन सार्थक है क्योंकि वह मानव ज्ञान के भंडार को बढ़ाता है। सैनिक जो घोषणा करता है कि उसका जीवन सार्थक है क्योंकि वह अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ता है। और जो उद्यमी एक नई कंपनी बनाने में अपना अर्थ ढूंढता है वह किसी से कम नहीं है। उनके मध्ययुगीन समकक्ष जिन्होंने धर्म ग्रंथों को पढ़ने, धर्म युद्ध पर जाने या एक नया गिरजाघर बनाने का अर्थ पाया। जब तक मेरी व्यक्तिगत कथा मेरे आसपास के लोगों के आख्यानों के अनुरूप है, मैं खुद को समझा सकता हूँ कि मेरा जीवन सार्थक है और उस विश्वास में खुशी ढूंढता हूँ। ऐसे क्षणिक पुरस्कार प्राप्त करने के बारे में इतना महत्वपूर्ण क्या है? किसी चीज को हासिल करने के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है जो लगभग उठते ही गायब हो जाता है? बौद्ध धर्म के अनुसार दुख की जड़ ना तो दर्द की भावना है और ना ही दुख की और ना ही अर्थहीनता की, बल्कि दुख की असली जड़ क्षणिक भावनाओं को कभी ना खत्म होने वाली और व्यर्थ खोज है, जिसके कारण हम लगातार तनाव, बेचैनी और असंतोष
की स्थिति में रहते हैं। होमो सेपियंस का अंत क्या होगा? उदाहरण के लिए, यदि हम अल्जाइमर रोग के लिए एक इलाज विकसित करते हैं जो एक साइड बेनिफिट के रूप में स्वस्थ लोगों की यादों में नाटकीय रूप से सुधार करता है, क्या कोई प्रासंगिक शोध को रोक पाएगा? और जब इलाज विकसित हो जाता है तो क्या कोई कानून प्रवर्तन एजेंसी इसे अल्जाइमर रोगियों तक सीमित कर सकती है और स्वस्थ लोगों को सुपर मेमोरी हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल करने से रोक सकती है? एक और संभावना की कल्पना करें। मान लीजिए आप अपने दिमाग को पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के बैकअप कर सकते हैं और फिर उसे अपने लैपटॉप पर चला सकते हैं। क्या आपका लैपटॉप सेपियंस की तरह सोचने और महसूस करने में सक्षम होगा? यदि हाँ, तो यह आप होंगे या कोई और? क्या होगा अगर कंप्यूटर प्रोग्रामर एक पूरी तरह से नया लेकिन डिजिटल दिमाग बना सकते हैं जो कंप्यूटर कोड से बना हो, एक साथ पूर्ण स्वयं चेतना और समृद्धि की भावना? यदि आप अपने कंप्यूटर पर प्रोग्राम चलाते हैं तो क्या वह एक व्यक्ति होगा? यदि आपने इसे हटा दिया तो क्या आप पर हत्या का आरोप लगाया जा सकता है? 1940 के दशक में जब परमाणु युग का उदय हुआ तो वर्ष 2000 के भविष्य के परमाणु दुनिया के बारे में कई भविष्यवाणियां की गई। जब स्पुतनिक और अपोलो ने दुनिया की कल्पना को हवा दी तो सभी ने भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया कि सदी के अंत तक लोग जीवित रहेंगे। मंगल और प्लूटो पर अंतरिक्ष उपनिवेशों में इनमें से कुछ पूर्वानुमान सच भी हुए। दूसरी ओर किसी ने भी इंटरनेट का पूर्वाभास तक नहीं किया। केवल एक चीज जो हम करने की कोशिश कर सकते हैं वह है वैज्ञानिकों की दिशा को प्रभावित करना। लेकिन क्योंकि हम जल्द ही अपनी इच्छाओं को भी इंजीनियर करने में सक्षम हो सकते हैं, हमारे सामने असली सवाल यह नहीं है कि हम क्या बनना चाहते हैं, लेकिन यह है कि हम क्या चाहते हैं। जो इस सवाल से डरे नहीं हैं, उनके पास शायद इसे पर्याप्त विचार नहीं दिया है। वह जानवर जो भगवान बन गया, क्या असंतुष्ट और गैर जिम्मेदार देवताओं से ज़्यादा खतरनाक कुछ है? जो नहीं जानते हैं वे क्या चाहते हैं। इस ऑडियो बुक को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद।